हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा पढ़ो पढ़ो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, चाहे वो आपका केवीएस हो, सी टैट हो, यूपी टैट हो या सुपर टैट हो। इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। क्यों? क्योंकि आज हम महात्मा गांधी की शिक्षा की नीतियों पे चर्चा करेंगे, जो आपके ये जो टीचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आते हैं उसमें आपके ये जो टॉपिक्स हैं अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बुनियादी शिक्षा। अब आप कहेंगे कि इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि इससे संबंधित जो है ना क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लेता है, अलग तरीके से पूछता है, जिसके लिए आपको इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो आइए चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे बेसिक शिक्षा के बारे में, जिसे हम बुनियादी शिक्षा कहते हैं, जिसे वर्धा योजना भी कहते हैं, नई नई तालीम भी कहते हैं और बुनियादी तालीम भी कहते हैं। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नया ये है कि ये जितने सारे टॉपिक्स देख रहे हैं ना, बेसिक शिक्षा को ही क्या कहते हैं? बुनियादी शिक्षा कहते हैं। उसी को ही वर्धा योजना कहते हैं, नई तालीम और बुनियादी शिक्षा कहते हैं। अब आइए इसे देखते हैं कि इसको अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ये है कि इन सारे टॉपिक्स में से इन सारे जो हमारे हैं ना, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, वर्धा योजना, नई तालीम और बुनियादी तालीम, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है इस तरह से कि बेसिक शिक्षा के अन्य नाम हैं या बेसिक शिक्षा के अन्य नाम, बेसिक शिक्षा को अन्य नाम से जाना जाता है। तो बुनियादी शिक्षा दे देगा, वर्धा योजना दे देगा, नई तालीम दे देगा या बुनियादी तालीम दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे जितने हमारे टॉपिक्स हैं वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं, उसके अलग अलग नाम हैं। अब आइए पहले इसके नाम के कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं। तो नाम के कन्फ्यूज़न को दूर इस तरह से करते हैं कि स्वतंत्रता बाद के बाद जब हमें हमारी जो शिक्षा नीति बनाने का अवसर मिला और जिसमें हमारे जो भारतीय जो हैं दार्शनिक, शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक इसमें अपने अपने सारे जो हैं प्रयास के द्वारा एक नई शिक्षा नीति को लाने का प्रयास किया, और जिसमें बुनियादी अर्थात प्राथमिक लेवल की जो शिक्षा के स्तर कैसे होने चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए, क्या क्या विषय वस्तु होने चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हम एक नए भारत में कदम रख रहे थे और वहाँ पे हमारी एक नई शिक्षा नीति का प्रतिपादन हो रहा था। तो इसीलिए बात ये रखी गई कि जो बुनियादी शिक्षा है क्या करती है, एक बेसिक ही बच्चे के डेवलपमेंट में जो बच्चे की नींव में कार्यरत होता है या कार्य करता है। तो इसीलिए बुनियादी शिक्षा जो है, बुनियादी शिक्षा की बात की गई, जिसमें महात्मा गांधी ने अपना मत रखा। ठीक है, पहले तो इसकी हेडिंग को समझ लेते हैं। तो देखिए, बेसिक शिक्षा, बेसिक जो हमारा शिक्षा है जो 1 to 5, जिसे प्राइमरी लेवल का जो हम जो टीचिंग या स्तर कहते हैं। उसके बाद बुनियादी, मतलब कि बच्चे का जो बुनियाद होता है वो प्राइमरी लेवल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए वर्धा योजना क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि महात्मा गांधी ने वर्धा में अक्टूबर 1937 में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था। तो इसीलिए इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नई तालीम, अर्थात जब नई शिक्षा नीति हमारी बनने लगी तो उसमें नई तालीम को, इसीलिए इसको नई तालीम नाम रखा गया। और बुनियादी, जैसे आप बता रहे हैं कि बेसिक शिक्षा की बात हो रही है, तो बुनियादी तालीम के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सारे जितने नाम हैं वो बेसिक शिक्षा से रिलेटेड हैं। ठीक, तो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है, तो आपको, हाँ, मतलब कि 1 2 3 4 5, ठीक, तो एक ही शिक्षा को 5 नामों से जाना जा रहा है। ठीक, और दूसरा कहे तो प्राइमरी लेवल, वो इंग्लिश में। ठीक, अब ये तो समझ गए हैं कि इससे ये जो हमारा हेडिंग भी है वो मोस्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये आप समझिए, ये याद हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको बात। ठीक, आइए चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी इतिहास भूगोल को भी देख लेते हैं। तो देखिए जो है, इस बुनियादी शिक्षा का अगर प्रतिपादक पूछता है तो आप क्या बताएंगे?
महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के बारे में अपने विचार रखे। ठीक है, इन्होंने हरिजन, इनकी पत्रिका है हरिजन ये लिखा करते थे, जिसमें इन्होंने शिक्षा के बारे में कुछ खामियों को बताया है या खामियों का उल्लेख किया है। ठीक है, और जैसे कि बताया कि अक्टूबर 1937 में वर्धा में इन्होंने एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन रखा, जिसमें कुछ शिक्षा से संबंधित विशेष इन्होंने अपने विचार रखे कि भारत में जो शिक्षा की जो नीति होनी चाहिए बुनियादी तौर पे वो किस तरह से होनी चाहिए। चलिए उसको कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो देखिए, पहला जो इनका कहना था कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को क्या किया जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। साथ ही साथ ये शिक्षा क्या हो, अनिवार्य हो, मतलब कि प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का क्या हो, निःशुल्क अवसर दिया जाए या उसको अधिकार दिया जाए। ठीक, अब ये बात तो ठीक है, चलिए इसके आगे भी देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। शिक्षा जब हमारे, क्योंकि इसके पहले वाले जब हम थोड़ा सा डेवलपमेंट वाले उसमें जाएंगे, शिक्षा नीति या शिक्षा का जैसे विकास की वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, भाषा क्या थी, तो जैसे संस्कृत थी। ठीक है, जब सल्तनत काल में आ जाते हैं तो हमारी राजकाज की भाषा क्या हो गई, फारसी हो गई। ठीक है, फिर जब 200 साल तक अंग्रेज शासन किए, अंग्रेजी शासन व्यवस्था आती है, तो वहाँ पे शिक्षा के माध्यम मैकाले देखते हैं कि अंग्रेजी को कर देते हैं और अंग्रेजी पे ही बल देते हैं कि अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा दी जाए। तो जब हम स्वतंत्र भारत में कदम रखते हैं तब हमारी क्या होती है, हमारे अपने भारतीय भाषा की शुरुआत होती है, अर्थात हिंदी की। अर्थात हिंदी को हम मातृभाषा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो है भारत के आधे से अधिक क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, इसलिए इसको राजभाषा भी बोलते हैं। ठीक है, आपके आर्टिकल 434 में इसका आपका बताया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो यहाँ पे मातृभाषा से मतलब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मातृभाषा से तात्पर्य कह रहे हैं कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, बालक का मातृभाषा में होना चाहिए। यहाँ पे मातृभाषा का तात्पर्य क्षेत्रीय भाषा से है। अब कहेंगे कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा क्या है भाई, तो दोनों सेम है, इतना ध्यान रखिएगा। कभी घुमा फिरा के भी पूछ लेता है तो आपको ये याद रखना है कि मातृभाषा ही क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा ही मातृभाषा है। अब आइए समझ लेते हैं मातृभाषा क्या होती है, फिर क्षेत्रीय भाषा को समझते हैं। तो मातृभाषा वो होती है, माता के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो क्या होती है, मातृभाषा होती है। क्योंकि बालक की माता पहली गुरु होती है, बालक अपने माता से ही बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो इसीलिए मातृभाषा क्या कह रहा है कि जो है मातृभाषा में बालक का क्या होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। कौन सा, बुनियादी शिक्षा। ठीक है, अब आइए क्षेत्रीय भाषा से क्या तात्पर्य है। तो क्षेत्रीय भाषा से तात्पर्य ये है कि बालक की जो माता होती है वो मुख्यतः अपने क्षेत्र की भाषा से ही क्या होती है, परिचित होती है और उसी को व्यवहार में शामिल करती है। जब वो अपने क्षेत्रीय भाषा को ही व्यवहार में शामिल करती है तो उसी को हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं और वही हमारा क्या हो जाता है, मातृभाषा हो जाता है। ठीक है, तो समझिए कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा हो। चाहे वो माता तेलुगु बोल रही हो, ठीक है, तमिल में है, तमिलनाडु में है तेलुगु बोल रही है, मलयालम बोल रही है, आंध्र प्रदेश की हैं, या उड़ीसा में उड़िया बोल रही हैं, या कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी बोल रही हैं, या गुजरात में गुजराती बोल रही हैं। तो ये सारी उनकी क्या है, क्षेत्रीय भाषा है, वो उनकी मातृभाषा है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ की लगभग हम मानते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी को ही समझते हैं, हिंदी हमारी राजभाषा भी है। ठीक है, तो ये अब देखिए मातृभाषा पे क्यों जोर दे रहे हैं, मातृभाषा पे इसलिए जोर दे रहे हैं कि बालक अपने माता से जो अर्जित किया हुआ ज्ञान है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेता है, आसानी से सीख लेता है। तो इसीलिए शिक्षा के माध्यम को भी क्या कर दिया जा रहा है, मातृभाषा में, ताकि बालक जो भी अपने शिक्षक से, गुरुओं से जो भी सीख सके वो मातृभाषा में सीखेगा तो वो आसानी से सीख लेगा। ठीक है, आइए अब आ जाइए अभिरुचि के अनुसार, जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अभिरुचि के अनुसार जो है हमारी शिक्षा,
तो देखिए, अब रुचि के अनुसार की बात की जाए तो जो शिक्षा में अब रुचि के अनुसार बालक को क्या करना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा में जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा देने का तात्पर्य क्या है, बेसिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा देने का तात्पर्य ये है कि बालक को शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान किया जा सके, जिससे वो क्या हो सके, भविष्य में वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, आत्मनिर्भर से क्या तात्पर्य है, तो आत्मनिर्भर से तात्पर्य ये है कि अगर बालक को शिक्षा के साथ साथ अन्य कोई भी व्यावसायिक शिक्षा मतलब प्रशिक्षण दिया जाए। अब प्रशिक्षण में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी शिक्षा, जैसे कि शिल्प कला, ठीक है, शिल्प कला, कताई बुनाई, कताई बुनाई, ठीक है, शिल्प कला, कताई बुनाई, है ना, हस्तकरघा, जो आप जैसे कि वो सूत काटते हैं ना, हस्तकरघा, हस्तकरघा जैसे कुछ प्रशिक्षण, साथ ही साथ बागवानी, बागवानी अर्थात कृषि, ठीक है, कृषि, और भी ऐसे बहुत सारे क्या प्रशिक्षण बालक को दिए जाएं, जिससे कि भविष्य में वो उसे अपना व्यवसाय बनाना चाहे और व्यवसाय बना के वो आत्मनिर्भर बन सके, सक्षम बन सके, वो उससे व्यवसाय करके कुछ आर्थिक रूप से वो संतुष्ट हो सके या आर्थिक रूप से वो संपन्न हो सके। तो ये है कुछ आपके बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना, नई तालीम और बुनियादी तालीम के कुछ महात्मा गांधी के द्वारा जो है बनाई गई वर्धा योजना की या बताई गई वर्धा योजना की कुछ प्रमुख बातें। अब इसमें थोड़ा सा इसका ये तो हो गया इनके बारे में जो भी सिद्धांत हैं। अब इसमें एक छोटा सा स्पष्टीकरण हम ये दे रहे हैं कि अब देखिए, इसमें सब कुछ तो शामिल किया गया, लेकिन ये वाली शिक्षा नहीं शामिल की गई या इस वाले जो पक्ष को नहीं लाया गया बेसिक शिक्षा में। अब आप कहेंगे क्यों नहीं रखा गया, ये भी आप आज के भी डेट में देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय में बालक को 6 से 14 वर्ष तक का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जा रहा है। ये आपके किस में आ गया है, मौलिक अधिकार में आ गया है, ये अधिकार हो गया बालकों का मौलिक अधिकार में। ठीक है, अब ये आप कमेंट करके बताएंगे कि मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब आ जाइए, इसको भी शामिल किया गया कि शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा में दिया जाए, ये भी बात कारगर है, लेकिन इसको नहीं शामिल किया गया। क्यों नहीं शामिल किया गया, तो इसको शामिल न करने का एक प्रमुख कारण ये था कि हाँ, जब शिक्षा नीति बनी तो उसमें ये बात रखी गई कि बालकों की रुचि के अनुसार अगर व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है, जो कि किसके, प्राइमरी बच्चों को, छोटे बालक को, 14 वर्ष तक के बालकों को, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, तो ये बालक क्या होते हैं कि इनके अंदर जो है कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है तत्परता की कमी होती है, इनके अंदर जो है कह सकते हैं कि अनुशासन, या कह सकते हैं कि इनके अंदर शालीनता की कमी होती है, और ये जो हैं इनके अंदर जो है भटकाव ज़्यादा होता है, ये चंचल बालक होते हैं, इनको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है, और ये बालक क्या करते हैं, खेलने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो ये सारे जो प्रशिक्षण दिए जाएंगे तो ये इनको लगेगा कि ये क्या है, इसमें इनको ज़्यादा रुचि आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट भी रहेगा, खेलने लगेंगे इसके साथ साथ। तो जो हमारा मुख्य जो विषय है, गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, आपके सामाजिक अध्ययन है, और भी नैतिक शिक्षा है, इन सारे विषयों से इनका ध्यान भटकने लगेगा और बालक इस प्रशिक्षण वाले भाग में ज़्यादा क्या करेंगे, प्रशिक्षण वाले या व्यावसायिक शिक्षा पे ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे, जिससे कि उनका मुख्य विषय से रुचि हटने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बालक का एकाग्रता में कमी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए कहा गया कि बेसिक शिक्षा के स्तर तक व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करना उचित नहीं होगा, ये बालकों के आयु और स्तर के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी। अगर मान लीजिए पूछता है कि इसको शामिल ना करने का कारण क्या था, तो ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो ये रही कुछ आज की बेसिक शिक्षा से संबंधित मुख्य बातें, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और
और भी विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, जिससे कि आप उन लोगों को इस विषय से संबंधित और भी लाभ मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।